Welcome to Edunomy by Ria. So students, this is the first mock test that I am doing it for you for your CUT domain economics. जनरली बच्चों को 12th क्लास में तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो अभी तक उसी की तैयारी कर रहे हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए. जो असली दिक्कत आ रही है वो 11th क्लास के माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है. सो वेयर एवर इट इज़ रिक्वायर्ड मैं आपको समझाती रहूँगी आंसर्स को. आज हम सिर्फ एट मैक्स 15 से 20 क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि 15 से 20 हमें समझ आ जाए. सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट इज़ कि हाइपोथेटिकल इकोनॉमी है और वहाँ पे नेट इनडायरेक्ट टैक्स एंड डायरेक्ट टैक्स आर गिवन एज 20 एंड 85. ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती देखी गई है कि जब नेट इनडायरेक्ट टैक्स है तो ये भी इनडायरेक्ट टैक्स ही होना चाहिए था. ठीक है, क्योंकि इनडायरेक्ट में डायरेक्ट का कोई काम नहीं है. सो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रखे हैं 20 करोड़ और इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रखे हैं 85 करोड़. अब हमें निकालना क्या है, हमें सब्सिडी निकालनी है. तो एक बात ध्यान से सुनो, अगर जब भी वर्ड नेट आ रखा होता है तो नेट का मतलब होता है कि कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट हो रखा है इससे. तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी. सो दिस इज 20 एंड दिस इज 85 माइनस सब्सिडी. So subsidy is going to be 65. So answer is B part. In an economy, if state of technology is improved, then PPC would be. तो ये आपका 11th क्लास के माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है. तो इसके अंदर पूछ रहे हैं कि टेक्नोलॉजी बेटर होने से PPC पे क्या फ़र्क पड़ता है. तो PPC इज़ गोइंग टू शिफ्ट राइटवर्ड्स. रीज़न ये है कि जब टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती है तो जो कंट्री की प्रोडक्शन कैपेसिटी या कैपेबिलिटी होती है वो इम्प्रूव होती है, जिसकी वजह से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा और जो पीपीसी है वो राइट की तरफ शिफ्ट होगा. अगर ये ओरिजिनल पीपीसी था ए बी तो अब वो राइट साइड जाएगा, ए डैश बी डैश. ठीक है, इसको आउटवर्ड्स भी बोल सकते हैं. रोटेट वर्ड नहीं आता क्योंकि रोटेट तब होता है जब पीपीसी एक ही, जैसे ये पॉइंट ए और बी है और वो बी की तरफ सिर्फ एक पॉइंट पे ही चेंज ला रहा है और दूसरा पॉइंट फिक्स हो रखा है, तो रोटेशन होता है. तो रोटेट नहीं होगा, लेफ़्ट नहीं जाएगा क्योंकि कैपेसिटी इम्प्रूवमेंट मतलब टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई है. थर्ड क्वेश्चन, विच रेशियो इज़ रिक्वायर्ड टू कीप मिनिमम परसेंटेज. सो द रेशियो नेम इज़ कैश रिजर्व रेशियो. अब मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें बाकी सारे ऑप्शंस क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ पे बोल रहे हैं एक मिनिमम परसेंटेज मेंटेन करके चलनी पड़ेगी. स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में मिनिमम परसेंटेज कुछ रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये बैंक्स के ऊपर होता है कि उनको कितना मेंटेन करके चलना है. लीगल रिजर्व रेशियो में दोनों आ जाते हैं, स्टैट्यूटरी भी आ जाता है और कैश रिजर्व भी आ जाता है. तो जब स्टैट्यूटरी ही नहीं है तो फिर लीगल रिजर्व भी आंसर नहीं होने वाला है. लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, इनका रिजर्व से रिलेटेड कुछ भी काम नहीं है, ये और चीज़ों और पैरामीटर्स को जज करता है, इसलिए जो इसका सही आंसर है वो कैश रिजर्व रेशियो है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी कौन सी मार्केट है जहाँ पे नेशनल करेंसीज को ट्रेड किया जाता है. तो ट्रेड करने वाली मार्केट कौन सी है, फॉरेन एक्सचेंज. स्टॉक मार्केट नहीं हो सकता, यहाँ पे इक्विटी डिबेंचर्स की ट्रेडिंग होती है. स्पॉट और फॉरवर्ड ऑल्दो आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन फॉरवर्ड का मतलब होता है कि फ्यूचर डेट पे ट्रांजैक्शन होगी और स्पॉट का मतलब होता है ऑन द स्पॉट होगा. तो यहाँ ना ही कहीं वर्ड ऑन द स्पॉट मेंशन है, ना ही कहीं फ्यूचर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. फिफ्थ क्वेश्चन, एचडीआई है, एचडीआई के इंडिकेटर्स मेंशन करने हैं. तो इंडिकेटर्स में देखो, सबसे पहला तो एजुकेशन है, हेल्थ है और पर कैपिटा इनकम है. ठीक है, अब जनरली क्या होता है, हेल्थ से अगर आप मेजर करोगे या फिर एजुकेशन से आप मेजर करोगे तो एजुकेशन के अंदर मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और ग्रॉस ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ऐसा कुछ है. एवरेज मीन ईयर्स है प्लस ग्रॉस का है. चेक करते हैं क्या क्या आंसर है. मेटर्निटी मोर्टेलिटी रेशियो नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर, तो हम इसमें एलिमिनेशन यूज़ करते हैं, हम ए पार्ट बिल्कुल डिडक्ट कर देते हैं इसमें से. एजुकेशन येस होता है तो बी तो आंसर सही है, दोनों में आ रहा है. देन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी इसके आंसर के अंदर नहीं आने वाला है क्योंकि हेल्थ के अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी आता है, आईएमआर नहीं आता, तो डी पार्ट भी कट जाएगा.
तो आपके पास क्या बचा, बी में एजुकेशन है, सी में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वो कैसे जज होगा, पर कैपिटा इनकम से, और ई में हेल्थ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ वन, आपको ईयर्स को मैच करना है। तो सबसे इजी क्या है, IPR 1956, तो यहाँ आंसर फोर्थ आ रहा है। ठीक है, ये पर फोर्थ आंसर है, तो पहले ही चेक कर लो कि बी पार्ट में फोर्थ किधर आ रहा है, यहाँ आ रहा है और यहाँ आ रहा है, तो बस यही दोनों आंसर्स होने में से पॉसिबिलिटी आ रही है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कौन से, LPG, ये भी मैक्सिमम बच्चों को पता ही होता है, 1991, तो लास्ट का आंसर फर्स्ट पार्ट है, तो इसमें किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, सो ए पार्ट इज़ द आंसर। ऐसा कौन सा लॉ है, अगेन माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा लॉ है जहाँ बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर तुम कंटिन्यूसली कंज्यूम करोगे तो उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है दैट इज़ गोइंग टू डिमिनिश इज फॉल। सो द आंसर इज गोइंग टू बी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सबसे पहले लॉ ऑफ डिमांड नहीं हो सकता, वो प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप बताता है। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी नहीं हो सकता क्योंकि वो दो गुड्स, याद करो, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई, तो ये होता है इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, तो ये तो नहीं है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल के अंदर रेशियो देखा जाता है किस चीज़ का, इनपुट और आउटपुट का रेशियो, तो ना तो ये आपके कोर्स का पार्ट था और ना ही इन्होंने कुछ ऐसा इनपुट इज़ रॉ मटेरियल, आउटपुट इज़ जो भी प्रोडक्ट्स आपने प्रोड्यूस करे हैं, तो इस क्वेश्चन में ऐसा कहीं भी दे नहीं रखा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सो यू हैव टू मैच द इलास्टिसिटी, अगेन माइक्रो इकोनॉमिक्स इज देयर। सबसे पहले जो सबसे आसान आइडेंटिफिकेशन मैं कहूँगी वो है यूनिटरी में आंसर समझ आ रहा है कि इसका आंसर सेकेंड पार्ट है, 1 वाला। देन अब एक्सट्रीम्स आ जाते हैं। ठीक है, एक्सट्रीम्स का क्या मतलब है, चलो मैं इसको ढंग से इलास्टिसिटी आपको फिर से समझा देती हूँ, जिन बच्चों को ये नहीं समझ में आता कि इलास्टिसिटी का फॉर्मूला निकलता कैसे है, राइट। सो हम उसके लिए एक फ्री फॉर्म का यूज़ कर लेते हैं। सो फ्री फॉर्म के अंदर अभी जो हम टॉपिक को एक्सप्लोर करने वाले हैं, वो जो टॉपिक होने वाला है वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर सबसे पहले तो हम 3 मेन इलास्टिसिटीज़ को पढ़ेंगे। 3 मेन इलास्टिसिटीज़ का क्या मतलब है कि एक लेना है हमने परफेक्टली इलास्टिक और एक नेक्स्ट इन इलास्टिक कर देते हैं, यहाँ पे परफेक्टली इन इलास्टिक और यहाँ पे कर लेते हैं परफेक्टली इलास्टिक, और जो इनके मिडल का नंबर हमने रखा है वो हम रखेंगे यूनिटरी इलास्टिक। सो यूनिटरी लर्न करना बहुत आसान है, यूनिट इज़ 1, सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ 1। इन इलास्टिक, अब इस कंसेप्ट को करते कैसे हैं, जैसे इमेजिन करो कि एक रबर बैंड है आपके हाथ में और उस रबर बैंड को आप स्ट्रेच करते हो और स्ट्रेच होने से उसकी शेप चेंज कर जाती है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये रबर बैंड बहुत इलास्टिक है। सिमिलरली ये जो इलास्टिसिटी का कंसेप्ट होता है ये क्वांटिटी का चेंज होने से रिलेटेड होता है। अगर क्वांटिटी चेंज हो रही है तो हम कहेंगे ये इलास्टिक है, अगर क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही है तो वो इनइलास्टिक है। तो जब मैं बोल रही हूँ कि परफेक्टली इनइलास्टिक है तो इसका क्या मतलब है, नो चेंज इन क्वांटिटी। ओके, और इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो 0 होता है। अब इधर आ जाओ, परफेक्टली इलास्टिक, इलास्टिक का क्या मतलब अभी बताया कि एक रबर बैंड है आपके हाथ में और आपने उसको खींच के स्ट्रेच करके बिल्कुल शेप चेंज कर दी उसकी, तो आप क्या कहोगे कि ये रबर बैंड बहुत ही इलास्टिक है। तो सिमिलरली जब क्वांटिटी के अंदर लार्ज चेंज आता है, लार्ज चेंज होता है, तो हम बोलते हैं कि ये बहुत इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक। और परफेक्टली के लिए हम क्या कह देंगे, इनफाइनाइट, क्योंकि इससे बड़ा कुछ भी नहीं है, मैक्सिमम चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब ये 3 तो क्लियर है। अब इसके बीच में देखो दोनों के, जो परफेक्टली इनइलास्टिक और यूनिटरी इलास्टिक के बीच में आता है, तो सबसे पहले नंबर को चेक करो, 0 से बड़ा होगा, राइट, क्योंकि 0 के राइट साइड पे आ रहा है, लेकिन 1 से छोटा होगा, तो इसकी इलास्टिसिटी कुछ ऐसी बन जाती है। नाम किसका चलेगा, इसका, इनइलास्टिक। अब बस आपने इसमें से वर्ड परफेक्ट हटा देना है और आपने कहना है इनइलास्टिक है। ठीक है, कोई चीज़ इनइलास्टिक है, इसका क्या मतलब होता है कि वो चेंज नहीं हो रही है,
तो अगर मैं इसको दूसरे तरीके से लिखना चाहूँ तो ये भी तो कह सकती हूँ ना कि लेस इलास्टिक है, बहुत कम चेंज हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा, राइट। अब देखो इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में का क्या मतलब है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से ज़्यादा है क्योंकि 1 के राइट में आ रहा है, लेकिन इनफाइनाइट से कम है। अब इसका आप नाम कैसे दोगे, इलास्टिक से दोगे, ठीक है। बस आपने क्या वर्ड हटा देना है, परफेक्ट हटा देना है। तो आप इसको क्या बोलोगे, इलास्टिक डिमांड। या इलास्टिक का क्या मतलब होता है, जिसकी क्वांटिटी में चेंज आ रहा है, राइट। तो या फिर आप और क्या बोल सकते हो, हाईली इनइलास्टिक। हाईली इनइलास्टिक का क्या मतलब होता है, हाईली इनइलास्टिक का क्या मतलब, या नहीं देखो हाईली इनइलास्टिक नहीं, लेस इनइलास्टिक हो जाएगा कि भाई इनइलास्टिक कम है ये, तो ऑटोमेटिकली इसका क्या मतलब हो जाता है कि इलास्टिक ज़्यादा है, ठीक है। डायग्राम्स, ये डायग्राम आने बहुत ज़रूरी है। अब इसके सारे डायग्राम्स भी प्रैक्टिस कर लो एक बार। डायग्राम्स के अंदर हमें क्या देखना है कि सबसे पहले इलास्टिसिटी 0, फिर इलास्टिसिटी क्या 0 से ऊपर बट 1 से कम, फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1, फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से ज़्यादा बट इनफाइनाइट से कम, और लास्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनफाइनाइट। तो ज़ीरो के अंदर क्या होगा, ज़ीरो का मतलब अभी बताया कि जो इलास्टिक होता है वो क्वांटिटी के मेजरमेंट देता है, तो इसका मतलब क्वांटिटी में ज़ीरो चेंज आ रहा है, प्राइस में सारा का सारा चेंज आ रहा है, बार बार चेंज आ रहा है। तो जब हम ये सारे पॉइंट्स ज्वाइन करेंगे तो ये जो हमें कर्व बन के आएगा ये वर्टिकल होगा। तो हैंस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसमें क्या है, 0। अब 1 बना लेते हैं पहले। 1 के अंदर कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, राइट। देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का क्या मतलब है, इनफाइनाइट का मतलब है कि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा चेंज कर रही है, बार बार फ्लक्चुएशन दे रही है। तो बार बार फ्लक्चुएशन देने का क्या मतलब, कभी क्वांटिटी 0 है, कोई भी एक प्राइस सेट कर लो 10, कभी 0 हो रही है, कभी 1 हो रही है, कभी 2 हो रही है। तो जब आप सारे इन डॉट्स को मैच करोगे तो आपके पास हॉरिजॉन्टल बन के आएगा डिमांड कर्व, ठीक है। अब मेन क्वेश्चन आता है कि इनकी जो बीच की वैल्यूज़ है वो कैसे बनाएंगे, इसका और इसका, ठीक है। तब आप क्या करो, हमेशा जब भी ये डायग्राम बनाओ तो उसमें एक रेफरेंस डायग्राम बना के चलो। रेफरेंस का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये किसके पास पड़ता है, ज़ीरो के पास पड़ता है। तो इलास्टिसिटी 0 का क्या डायग्राम होता है, वर्टिकल होता है। तो ये डॉटेड डायग्राम आपने रेफरेंस के लिए बनाया है। अब आप क्या करोगे, जस्ट अपने डिमांड कर्व को, क्योंकि वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, इसी के पास थोड़ा सा टिल्ट कर दोगे, दैट्स इट। तो ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 से ज़्यादा 1 से कम। अब इस डायग्राम को कैसे बनाओगे, अगेन इसके लिए आप यूज़ करोगे रेफरेंस डायग्राम। ये किसके पास आ रहा है, इनफाइनाइट के पास ज़्यादा आ रहा है। इनफाइनाइट का डायग्राम रेफरेंस के लिए बना लिया आपने। अब आप अपना जो डिमांड कर्व है वो बस इससे थोड़ा सा टिल्ट करोगे, ऐसे, ज़्यादा टिल्ट नहीं करना। तो ये आपका हो जाएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से ज़्यादा और इनफाइनाइट से कम हो गया, ठीक है। चलो नाउ लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चंस। हम कौन से क्वेश्चन में थे, इस पे थे। तो यहाँ पे हमें आंसर अपना समझ में आ गया कि 1 वाला आंसर इज़ दिस सेकेंड पार्ट, राइट। सो इसका तो आंसर हो गया ये सेकेंड पार्ट। अब देखो आंसर सेकेंड कहाँ आ रहा है, फर्स्ट में, सेकेंड यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है। तो अब परफेक्टली इन इलास्टिक मतलब जहाँ क्वांटिटी में कोई चेंज ना आए, तो इसका मतलब कोई चेंज नहीं आ रहा तो 0 होगा, तो 2 4, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ भी 4 है। परफेक्टली इलास्टिक मतलब क्वांटिटी में बार बार चेंज आ रहा है, तो यहाँ 1 आ गया। सो दिस इज़ योर आंसर। व्हाट डज WTO स्टैंड फॉर, ये तो बहुत ईजी है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आइडेंटिफाई द फंक्शंस परफॉर्म बाय सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक यस करेंसी इशू करती है, सोल अथॉरिटी है। गिविंग लोन टू जनरल पब्लिक, नो, RBI नेवर डील्स विद द पब्लिक। क्रेडिट कंट्रोल येस थ्रू क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेजर्स। अब बिल डिस्काउंटिंग मान लो तुम्हें नहीं भी आता समझ में, तो बैंकर टू द बैंक तो हमने पढ़ रखा है। सबसे पहले एलिमिनेट करते हैं, बी पार्ट वाला आंसर नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। उसके बाद ए ठीक है, सी ठीक है,
ई, इसमें मैं कंफर्म हूँ, तो इसका मतलब मेरा आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 11th, फाइंड द वैल्यू ऑफ कंजम्पशन। बाकी सारी चीज़ें प्रोवाइडेड है। क्या क्या चीज़ें प्रोवाइडेड है? ऑटोनॉमस कंजम्पशन 50 है और इनकम 1000 है। MPC 0.6 है। तो वो कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कंजम्पशन। सो कंजम्पशन इज ऑटोनॉमस प्लस MPC इंटू वाई। ऑटोनॉमस इज 50, MPC is 0.6, income is 1000. So this is going to be 50 plus 600, 650. So पहला आंसर 650 है, राइट। अगर यही MPC 0.8 हो गया तो बेटा अगर इस MPC की जगह 0.8 हो जाएगा तो यहाँ 800 हो जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा? 850. सो सी पार्ट इज द आंसर। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, आइडेंटिफाई द डेफिसिट जिसके अंदर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इज मोर देन गवर्नमेंट के रिसीव एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। सो दिस इज सिंपल फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, सो वी हैव डन टिल क्वेश्चन नंबर 12. नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट आई एम गोइंग टू कवर मोर क्वेश्चंस विद क्लैरिफिकेशन. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. थैंक यू.